अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं मारूफ तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। इरशाद साहब, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि जिस तरह से आपने मेरा नामुकम्मल तारुफ करवाया है, इससे मुझे लगता है कि आप में नॉलेज की कमी है, नंबर एक। नंबर दो, आप एक बेढंगी शख्सियत हैं। नंबर तीन, आप सीखना ही नहीं चाहते। नंबर चार, और बस कर दें भट्टी साहब, हर जगह आप ये फहरिस्त खोल के बैठ जाते हैं, खामियां खूबियां गिनवाना शुरू कर देते हैं। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, फसादी हूँ। बदकिस्मती से हम वो लोग हैं कि अगर हमारे मुल्क में स्टीफन हॉकिंग भी होता तो उसकी कोई ना कोई बंदा कुर्सी से बैटरी चोरी करके उसको वक्त से पहले ही दुनिया से कूच करवा देता। और ये स्टीफन हॉकिंग कहाँ से आ गया बीच में? मैडम शेख, यही तो बात है कि हमारे मुल्क में जालिम आ सकता है, जाबिर आ सकता है, कंटुट्टा आ सकता है। आ नहीं सकता तो फिर सिर्फ स्टीफन हॉकिंग नहीं आ सकता। तो सर, किसी एक जगह पे ठहरेंगे आप? मैं मैडम शेख कहाँ से नजर आ रहा हूँ आपको? दूसरा, ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों बदबू मारते हैं। जिंदगी का नाम चलते रहना है, तो इसीलिए हमें चलते रहना तो चाहिए। आपने मुझे मैडम शेख कह के क्यों बुलाया? मैं मैडम शेख नजर आ रहा हूँ आपको? माशाल्लाह, आपका इतना बड़ा चेहरा है, मुझे तो आपके चेहरे पे 20-25 जानने वाले नजर आ रहे हैं। भट्टी साहब, बहुत ही बोरिंग और फजूल बातें कर रहे हैं आप, लेकिन कंटिन्यू करें। स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया है। तो सफ़ा पलट लीजिए ना, आगे कुछ लिखा होगा। हाँ, यहाँ लिखा है। देखें, आप कहते हैं कि मेरी गुफ्तगू आपको बोरिंग करती है, मेरी गुफ्तगू आपको ड्रैग लगती है। वो लगती है तो लगती रहे, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको नोरा फतेही के ठुमके के बारे में बताऊँ, या फिर मैं आपको मंटू का ठंडा गोश्त सुनाऊँ, तो या गंदे आपको लतीफ़े सुनाऊँ, वो आपको बड़ा फैसिनेट करेंगे। आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा और आप एंजॉय भी करेंगे, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता क्योंकि मेरी ये जॉब नहीं है। भट्टी साहब, चलिए आपकी जॉब पे बात कर लेते हैं। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आपने फील्ड रिपोर्टिंग की नहीं, आपने कभी कहीं लिखा नहीं, आप अचानक से उठे और एक चैनल के ऊपर आकर, और एक चैनल नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के ऊपर आकर सीनियर तज्जियाकार बन के बैठ गए। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप कोई पैराट्रूपर हैं? जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं कि मैंने फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की, तो उनके मैं गोश गुजार कर दूं कि चलो मानता हूं मैं कि मैंने फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन जहां पे रिपोर्टिंग करनी थी, जहां ज़रूरी थी, वहां मैंने रिपोर्टिंग की है। किस जगह रिपोर्टिंग की आपने? जिस जगह मैंने रिपोर्टिंग की है उसके गेट के अंदर आपका मुंह फंस सकता है, आप कर भी नहीं सकते। और मैडम शेख, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो लोग मुझे पैराट्रूपर कहते हैं, मैं पैराट्रूपर वाकई नहीं, बल्कि मैं पैराट्रूपर से ऊपर की चीज़ हूँ। मैडम शेख, ये स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया, आगे क्या बोलना है? सर, इससे अगला सफ़ा देख लें, उसके ऊपर कुछ लिखा होगा। दानिश जब सुरैया के रूम में जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दानिश ने इस तरह से पहले कमरे का हाल ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि इन दोनों मियाँ बीवी ने बड़े चाव से एक बिल्ली पाली थी। बिल्ली का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ और उसने घर की चीज़ें उथल पुथल कर दी। घर का मंजर एकदम बदल सा गया था। यार, ये हमारे ऑफिस के अंदर ग्रीन टीवी के ड्रामों के स्क्रिप्ट कौन निकाल रहा है प्रिंटर से? पहले इंक खत्म हुई है। अच्छा, मैं मेरे ख्याल से मैंने कोई गलत पर्चा पढ़ लिया था। ये एक पर्चा मेरे सामने आ गया है। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, अगर मैं तुमसे मिलने आई शायद मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल दें, और ये एक बदनामी का बायस भी बन सकता है, तो लिहाजा मुझे तुम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, मैं तुम्हारी कभी नहीं बन सकती। मेरे ख्याल से ये भी कोई और स्क्रिप्ट आ गया है। आज सारा मिक्स हो गया, कोई बात नहीं। आज पहली दफा आपका कैंडिडेट इंटरव्यू। ओ यार, भट्टी साहब हैंग हो गए हैं। भट्टी साहब, एक सेकंड। भट्टी साहब, ये आपके पेजेस गिर गए थे, ये मैं लगा देता हूँ। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों की आपस में मिलती नहीं, ना ही हमारी कास्ट एक है। आगे जाके हमें बहुत मसले मसाइल होंगे और ये माशरा भी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त की रखवाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में बात करें, हमारे ख़ानदान पे। शुक्रिया भट्टी साहब, शुक्रिया। काफ़ी है इतना जवाब, थैंक यू। समझ गया मैं आपके जज्बात, समझ गया मैं, समझ गया आपकी तैयारी कैसी थी। यार, ये पेजेस रिमूव कर दें, वो वाले दें जो हमने सवाल पूछने हैं इनसे, भट्टी साहब से। भट्टी साहब को वो वाले सवाल दें। मैंने तो आपको कहा था कोई आईपैड वगैरह दे दें, उसके अंदर से पढ़ लेंगे। मैडम शेख, अगर आईपैड आप मुझे देंगे, उसका सफ़ा अगर आगे चला गया तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा? भट्टी साहब, आप सारी चीज़ें छोड़ें, ये जवाब मुझे दिल से दें कि आप कागज़ से पढ़ के क्यों सुनाते हैं लोगों को? आप जो मुंह में आता है वो बोल दिया करें।
गलत हो जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा या कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो बातचीत तो आपकी होगी ना। मैडम शेख, मैं देखे बगैर बात नहीं कर सकता, मैं जो बोलता हूँ वो देख के बोलता हूँ। और मैं आपको ये भी बताता जाता हूँ कि मैं आपके मुल्क का वो सहाफ़ी हूँ जो अपने बात का सबूत रखता है, लिख के रखता है। जो बात करता हूँ वो सबूत के तौर पे आप बाद में भी देख सकते हैं। हर बात पे मैं अपने आखिर में आके फुल स्टॉप लगा देता हूँ। वैसे यहाँ मैंने 3 फुल स्टॉप लगा दिए हैं, इसके बाद मैं बात नहीं करूँगा। भट्टी साहब, आप जिस प्रोग्राम में बैठ के इंटरव्यू देते हैं उसके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे पहला सवाल आपकी मर्जी का था और सवाल का जवाब आपने रटा हुआ है और वो आप बेतकान बोलते जाते हैं, 2-3 मिनट बोलते हैं। उसके बाद दूसरा तीसरा सवाल ऐसा होता है कि आप हड़बड़ाए हुए नज़र आते हैं, उसके अंदर आप लुकनत भी होती है आपके लहजे के अंदर, आप कभी यहाँ निकल जाते हैं, कभी वहाँ निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है? आपसे दूसरे और तीसरे सवाल की डील नहीं हुई होती? देखें, जहाँ तक आपकी पहले जवाब की बात है तो मैं पहला जवाब लिख के इसलिए देता हूँ क्योंकि उसके बाद जो 3-4 जवाबात होते हैं, लोग हो सकता है कि ड्रैग होके बोर होके वहाँ से चले जाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग इस तरह जाएं। आप जैसे लोगों को सहाफ़त आसान लग रही होती है लेकिन आसान नहीं होती। अब मुझे नहीं पता ये आप पालक खा के जो जैकेट हरी वाली पहन के आके मुझे जो भ्रम करा रहे हैं कि आप भी एक सहाफ़ी हैं। बज़ाहिर तो आप अपने आप को सहाफ़ी पेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो आप एक टुच्चे हैं जिसकी वक़्त कुछ भी नहीं है। जहाँ तक सहाफ़त की बात है तो हाँ, सहाफ़त के लिए मैंने तकलीफ़ें झेली हैं। आपको क्या पता कि सहाफ़त करते हुए जो मुश्किलात होती हैं, जो दुख आते हैं, उनको किस तरह आपको फेस करना पड़ता है। मैडम शेख, आपको आज की सहाफ़त का शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितना दुख और दर्द सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको शायद अंदाज़ा तब हो दुख दर्द का जब ज़िप बंद करते हुए आपकी उंगली उसमें आ जाए और आप पेन से कर रहे हैं, दर्द से कर रहे हैं। आपको तब अंदाज़ा होगा कि सहाफ़त क्या चीज़ होती है। जिप में उंगली, ये क्या बात हुई? जिप में उंगली कब आती है? इससे पहले आप जुमले पे बीप लगा देते, मैंने उंगली लगा दी। भट्टी साहब, चलें, आपके लिए आपका काम आसान करते हैं। मैं आपसे मुल्की हालात के ऊपर कुछ सवालात पूछता हूँ, आप उनके जवाबात पढ़ के या अपने मुताबिक जैसे भी देना चाहें दे दीजिएगा। मुझे आपसे कोई गिला नहीं होगा, आप बस जवाब देना शुरू करें। तो भट्टी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? ये सवाल जो आपने पूछा है इसका मैं जवाब दे देता हूँ कि देखें जी, इमरान खान ने 2018 में जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालिया होने के किनारे पर था। भट्टी साहब, हम 2026 के अंदर बैठे हुए हैं। नहीं, ये पुराना कागज़, मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ। एक मिनट, हो जाती है, गलती हो जाती है। मईशत के बारे में आपने सवाल किया है तो मईशत के हवाले से मैं आपको जवाब देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी ने जिस अंदाज से खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है वो काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। भट्टी साहब, ये क्या बोली जा रहे हैं? मुझे एक दफ़ा सफ़े दिखाते हैं आप, ये जो आपके पास है, मैं आपसे वो पूछ लेता हूँ जो आपने लिखा हुआ है, उनके जिनके जवाब हैं मैं वो सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। एक आदमी अपनी इनकम और एक सहाफ़ी अपनी सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता। जो मेरे पास यहाँ मौजूद है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। कल कला को आप मेरी सहाफ़त से नकल मार के सहाफ़त शुरू कर दें तो इसका जवाब दे कौन हो? चलें भट्टी साहब, आपने अगर इसी तरह के जवाब देने हैं तो फिर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आपकी सेहत कैसी चल रही है? ठीक ठाक है? ज़ाती ज़िंदगी सही चल रही है आपकी? देखें जी, नवाज़ शरीफ की सेहत के बारे में जब लंदन से रिपोर्टें आईं, अरे ये तो नवाज़ शरीफ साहब का है। मेरी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ये ज़ाती ज़िंदगी का सवाल इसमें शामिल क्यों किया है? भट्टी साहब, आपसे एक सिंपल चीज़ पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब भी पढ़ के देंगे तो फिर यही हाल होगा ना। एक मिनट यार, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। मैंने तो तैयारी की थी सियासत की, सेहत अच्छी पूछी जाएगी ये तो मुझे पता ही नहीं था। या अल्लाह, ये क्या? कोई बात नहीं, हो जाता है, ये चलती सहाफ़त में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ज़हनी तौर पे भी तैयार रहें कि आपसे जो सवाल पूछा जाए या आपको कोई जवाब दिया जाए, आप घर से तैयारी करके आया करें। भट्टी साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये तो कॉमन बातें हैं जो हम गली मोहल्ले में बैठ के भी कर सकते हैं। ये मैं आपको पॉडकास्ट के ऊपर बुला के आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे सिर्फ आपकी सेहत के बारे में पूछा, आप वो भी पेपर से पढ़ के सुना रहे हैं। छोड़ दें पेपर ये प्लीज़। पेपर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब मैंने पेपर छोड़ा तो सहाफ़त मुझे छोड़ देगी, और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे सहाफ़त छोड़े या मैं पेपर को छोड़ूं। भट्टी साहब, और आसान कर देता हूँ आपके लिए, इस इंटरव्यू को छोड़ दें इन सारी चीज़ों को। मुझे ये बताएं, खाने में क्या पसंद है? इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि एक मिनट,
मरियम नवाज़ का मीडिया से खिताब इंतहाई जारहाना था और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अरे भाई ये तो मरियम साहिबा का है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये आगे पीछे हो गए पेपर, मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गए पेपर, लेकिन कोई बात नहीं, सहाफ़त में ये चीज़ें होती रहती हैं, पेपर आगे भी हो जाता है पीछे भी हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आप मुझसे सवाल पूछते जाएं, मैं अकॉर्डिंगली उसके जवाबात आपको देता जाता हूँ। भट्टी साहब ये कैसे चलेगा? मैं आपसे जो भी सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका गलत जवाब दे रहे हैं, पेपर पे वो जवाब है ही नहीं है, तो आप कैसे देंगे जवाब? मैडम शेख, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सहाफ़त है, बड़ी मुश्किल चीज़ है, इसमें अगर गलतियां होती हैं तो होने दें, कोई बात नहीं, हम 300-400 दफ़ा इस तरह कर लेंगे। कौन सा आप ज़्यादा बिजी हैं या कोई आपका गेस्ट आया खड़ा है? 300-400 दफ़ा मैं क्यों आपसे एक सवाल पूछूं? मैडम शेख, लेकिन एक बात है जो मैंने याद की हुई है और ये यहाँ पे छुपी हुई बात है जो कि बग़ैर पेपर देख के मैं आपको बता सकता हूँ। वो क्या बात है? एडिसन ने जो बल्ब बनाया था वो पहली दफ़ा नहीं हुआ था, उसने इस तरह के 1000 बल्ब बनाए थे, तब जाके वो अपने बल्ब वाले तजर्बे में कामयाब हुआ था। कोई भी चीज़ पहली दफ़ा नहीं होती, उसको आपको बाकायदा बार बार करना होता है, उसके बाद आपको नताइज मिलते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप एडिसन नहीं हैं, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। मैं आपसे एक सवाल 300 दफ़ा क्यों पूछूं उसका दुरुस्त जवाब लेने के लिए? मुझे इस चीज़ की लॉजिक बता दें इसके पीछे कि मुझे बार बार पूछने की क्या ज़रूरत है? मैडम शेख देखें, मैं आपको सीधे अल्फाजों में बताता हूँ, मैं आपका क्या हूँ? मेहमान। मैं आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि ना हम रिश्तेदार हैं, ना बहन भाई हैं, ना दोस्त हैं, हम सिर्फ एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते हमारा एक रिश्ता बनता है और वो होता है हम वतनी का। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, फिर यह है कि आप एक पाकिस्तानी भाई के लिए उससे 300 दफ़ा सवाल नहीं कर सकते। यू आस्क्ड फॉर इट सर। आप पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनकी वजूहात बयान कर दें और ये भी बता दें कि उनकी वजह से अब क्या होगा पाकिस्तान में। ठीक है, मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ कि बाबर आजम की कैप्टनसी में जो सवालात उठ रहे हैं वो उसकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से उठ रहे हैं, और दूसरी जानब उसी की कैप्टनसी के अंदर उसकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं हो रही, और उसी के अंदर उसके साथ जो उसके दूसरे खिलाड़ी हैं जिन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, जिसमें से हमारा एक खिलाड़ी आज़म खान है जो खाता जा रहा है, माशाल्लाह खा खा के मोटा होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कभी सिफर है, कभी अच्छी है, कभी बुरी है, कभी मिडल है। भट्टी साहब, इसका मौसम से क्या ताल्लुक है? ये सारी क्रिकेट की बहस करने का क्या फ़ायदा? मैंने आपसे मौसम का सवाल पूछा है। देखें, आप जो सवाल करके मुझे डिविएट करना चाहते हैं या मुझसे ये चाहते हैं कि मैं अपने सवालात के जो जवाबात हैं वो ना दूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आपको इस बात का शायद अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है कि आज़म खान के गिर्द दुनिया रिवॉल्व करती है। आज़म खान इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ तक कि मैंने तो आज़म खान के हवाले से एक रिसर्च भी पढ़ रखी है कि दुनिया के किसी अगर कोने में आज़म खान खड़ा हो तो दुनिया डिसबैलेंस हो जाती है, सारा समंदर का पानी एक तरफ आ जाता है, दरख्त उस तरफ चले जाते हैं, पहाड़ उस तरफ चले जाते हैं, इंसान उस तरफ चले जाते हैं, सारी तवज्जो जो है वो नेचर की उस तरफ चली जाती है जहाँ पे आज़म खान खड़ा होता है, क्योंकि वज़न की वजह से वो ऐसा टिल्ट करता है कि एक अंदाज़ा ही नहीं होता ये सैलाब आ रहा है, ज़लज़ला आ रहा है या कोई आतिश फ़िशां फटा है, कुछ समझ नहीं पाता। परिंदे चीखना शुरू हो जाते हैं, जानवर एक दूसरे से सवाल करना शुरू हो जाते हैं, एक गूम गू की कैफियत होती है, हर बंदा एक दूसरे का चेहरा देखता है, उसमें जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, हयातियात भी हैं, एक्वेटिक लाइफ भी है, चरिंद हैं, परिंद हैं, घास है, फूस है। और आज़म खान जब रन्स बनाने के लिए पिच पे दौड़ता है तो पिच वहाँ खड़ी नहीं होती बल्कि वो उसके पैरों के नीचे से सरक रही होती है। और आज़म खान जब छुट्टियों में मिस्र घूमने जाता है तो वहाँ पे अहराम मिस्र को देख के कहता है कि टॉबलेरॉन टॉबलेरॉन टॉबलेरॉन, इस तरह की चीखें मारता है और अपने वालिद से फरमाइश करता है, लेकिन वालिद साहब भी क्या करे, मजबूर होकर उसकी वो फरमाइश पूरी कर देते हैं। आज़म खान के बारे में तो एक और रिसर्च बड़ी मशहूर है कि आज़म खान के अंदर 8 किंग कॉन्ग की ताकत है, वो अपने हाथ से पहाड़ को तोड़ सकता है, दरख्त को हिला सकता है। यही नहीं बल्कि एक और रिसर्च आज़म खान के बारे में मैंने पढ़ रखी है कि जब आसमानी बिजली कड़कती है, गिरती है, तो उस बिजली का उससे मौके से फ़ायदा उठा के आज़म खान अपने खिलौने चार्ज कर लेता है। इसके अलावा आज़म खान के बारे में एक और रिसर्च है कि आज़म खान जब
एक्सहेल करके इनहेल करता है तो उसके बाद सारे पत्ते लहलहाना शुरू हो जाते हैं, खेतों में हरियाली आ जाती है, चहचहाट होती है, बारिश होना शुरू हो जाती है। जहाँ सूखा होता है वहाँ लोग गाना गाते हैं, घनन घनन घन गिजरल बदरा मन मन मोर कार छाय छदरा, दमक दमक गुज बदरा की बंसी, चमक चमक देखो बिजली ये चमके, मन धड़का है बदरवा, मन मन धड़का है बदरवा। अरे काले मेघा पानी तो बरसा। हालांकि पानी बरस रहा होता है, लोग अपनी बाल्टियां ले आते हैं, अपनी बाल्टियां भरते हैं और उसके बाद पूरा महीना वो पानी चलाते हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि आजम खान जैसा खिलाड़ी हमारे मुल्क में हमारी क्रिकेट में खेल रहा है। सर खेल ही तो नहीं रहा वो बंदा, यही तो मसला है, उसके साथ खेलता नहीं है, वो सिर्फ फैलता है। तो मैडम शेख, मैंने जो सारी खूबियां या बातें आजम खान के हवाले से की हैं वो आपकी नज़र में सारी बकवास है। सर मैंने गलती से आपसे मौसम के ऊपर सवाल क्या पूछ लिया, आप तो आजम खान के बारे में शुरू हो गए, इतनी लंबी आपने बात कर दी। मैडम शेख देखें, मौसम जो है वो बन जाता है, चाहे सूखा हो या कोई मौसम हो। लेकिन मैं एक चीज़ को जानता हूँ कि अगर आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसे 1 to 5 पे बिठाएं, किक मारें, मरी निकल जाएं, आप सीवीओ निकल जाएं, आप कहीं भी निकल जाएं, नज़ारे लें, आप रिंग रोड पे विलियाँ मारें, आपका मौसम उस वक़्त बन जाता है। बात सिर्फ अवेलेबिलिटी की होती है। सर ये क्या नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं आप हमारे, गर्लफ्रेंड हो साथ में सीवीओ निकल जाओ, बाइक ले लो, ये ले लो, इसमें नई बात क्या है, सारी दुनिया यही कर रही है। मैडम शेख, बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि अगर किसी के पास गर्लफ्रेंड होती है तो बाइक नहीं होती, अगर बाइक होती है तो गर्लफ्रेंड नहीं होती। अगर किसी के पास ये दोनों चीज़ें हो, यानी गर्लफ्रेंड भी होती है, बाइक भी मिल जाती है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती जो वो करना चाह रहे होते हैं। क्या करना चाह रहे हो? घूमना फिरना, क्योंकि आगे उनको पुलिस वाला मिल जाता है, वो उनसे निकाहनामा पूछता है, उसके बाद तो वो दोनों डर के उस पुलिस वाले को रिश्वत दे देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा मैडम शेख, मुझे ये बताएं कि आपने कभी ज़िंदगी में 1 to 5 की किक मारी है? मुझे बाइक चलानी नहीं आती, ऑनेस्टली मुझे बाइक नहीं चलती मेरे से। क्योंकि मैं शुरू से जानता था आप अनस्किल हैं, आपके पास ना नॉलेज है, ना आपके पास वो तजर्बा है, ना आपके पास वो शक्ल है, ना आपके पास वो हिम्मत है, ना आपके पास वो बहादुरी है, ना आपके पास वो जुर्रत है, ना आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे आप लोगों को फैसिनेट कर सकें, ना लोग आपसे मरूब हो सकते हैं, ना आपकी कोई बात सुनना चाहता है, ना आपसे कोई जुड़ना चाहता है। आप एक इंतहाई घटिया, गलीज और बेकार शख्सियत के मालिक हैं। जो आपके मुंह में आता है वो आप बोलते जाते हैं। क्या बोली जा रहे हैं? बीच में नहीं बोले, मैं अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट कर रहा हूं, जो मैंने लिखा है वो मैं जवाब देता जा रहा हूं। आप एक नापसंदीदा शख्सियत हैं, आपका शो घटिया शो है, आपका शो एक नंबर का बेकार शो है, आपको कोई रोकता नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। एक मिनट, एक चीज मेरी रह गई है वो मैं बोल दूं। है भट्टी साहब, ये आखिरी है कहना जरूरी था। मैडम शेख, ये गैर सहाफती रवैया होता अगर मैं ये है ना कहता। भट्टी साहब ये बताएं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी बनते हैं, आप बड़ी स्टोरीज ब्रेक करते हैं, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो पता चला लिया, ये क्या है आपका इन्वेस्टिगेटिव मोड? मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कैसे करते हैं, जरा बताइए तो सही ना, इसका भी कच्चा चट्टा खोल देते हैं आज। मैडम शेख, जिस भरम से और जिस तुम तराक से, मैडम शेख नहीं है मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। दाढ़ी तो रखी है ना कि नहीं? भट्टी साहब प्लीज कंटिन्यू। इसी तरह मैं लोगों को सवाल करके लाजवाब कर देता हूँ, फिर वो बाद में घबरा जाते हैं और कोई जवाब नहीं होता। जवाब इसका ये है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की अगर आप बात करते हैं, उसके जर्नलिज्म की आप बात करते हैं, तो मैडम शेख मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे हेल्प मिलती है मेरे ख्वाबों से, जो मेरे ड्रीम्स होते हैं उसके अंदर मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता हूँ और बखूबी करता हूँ। लेट सपोज पिछले 1-2 हफ्तों का ख्वाब मैं आपको बताता हूँ, वो कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है उस ख्वाब में कोई मुझे हिंट मिल रहा है या कुछ मुझे कोई बताना चाह रहा है। मैं देखता हूँ कि एक बर्फीला इलाका होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही पेंगुइन होता है और वो पेंगुइन यूं जा रहा होता है। भट्टी साहब आगे? वो आगे ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। भट्टी साहब आगे क्या होगा इस ख्वाब में? मतलब वो पेंगुइन आगे जा रहा है, उसके बाद क्या होता है? मैडम शेख, मैं उस पेंगुइन को पिछले 2 हफ्तों से ख्वाब में फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जगह आ ही नहीं रही। आखिर उस पेंगुइन ने जाना कहाँ है या मुझे वो दिखाना क्या चाहता है? भट्टी साहब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या है? मैडम शेख, मेरा यकीन है कि ख्वाब मुझे ऐसे ही नहीं आ रहे, उसके पीछे कोई उसका मफहूम होगा और मुझे लगता है कि उस ख्वाब में कहीं आखिरी किनारे पे कोई ना कोई चीज़ मुझे मिलेगी। भट्टी साहब आप आजकल एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं, आप सिर्फ जो हैं तज्जिया निगार नहीं हैं, तज्जिया कार नहीं हैं, आप उसके अलावा भी काम शुरू किया हुआ है और यूट्यूब के ऊपर आपकी बड़ी अच्छी फॉलोइंग है।
तो जो सवालात आप लोगों से पूछते हैं वो भी आप ऐसे ही पूछते हैं कि आप शुरू से ही एक चीज़ पेपर से पढ़ना शुरू करते हैं और पूरा इंटरव्यू ऐसे लगता है जैसे आपने सिर्फ सफ़े को फॉलो किया और उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये क्यों है? और अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जाएं, मतलब मेरा इंटरव्यू लें, तो आप क्या लिखे पढ़े सवाल पूछेंगे सारे? अव्वल तो मैडम शेख ऐसी अल्लाह ना करे कि नौबत आ जाए कि मुझे आपका इंटरव्यू करना पड़े, लेकिन बिलफर्ज ऐसी कोई सूरत बन भी जाती है तो मैं आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं करूंगा। मैं पहले आपको अच्छी तरह खंगालूंगा, आपको स्टॉक करूंगा, आपको फॉलो करूंगा, सारा दिन आप क्या करते रहे हैं, कहाँ जाते रहे हैं, किससे मिलते रहे हैं, क्या बात करते रहे हैं, क्या आपका रहन सहन है, क्या आपकी सोबत है, उसके बाद मैं आपसे कोई इंटरव्यू करूंगा। दूसरी बात, जहाँ तक सहाफ़त की बात की, मैं सवाल लिख के जो है लेके जाके पूछता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सहाफ़ी जो है वो अपने सवाल तैयार करके ले जाता है ताकि वो फंसे नहीं। ये सहाफ़त जाके करना और सवाल लिख के जाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप जंग में जा रहे होते हैं और अपनी आपने असलहा साथ में लेके जाना होता है। फुल तैयारी के साथ अगर आप नहीं जाते तो आप मुँह की खाते हैं, हार जाते हैं, आपको चोटें लगती हैं, आप इतना सा मुँह लेके वापस आ जाते हैं। दुनिया आप पे थू थू करती है, दुनिया आपको मानती नहीं, दुनिया कहती है क्या करके आ गया है। नंबर 1 इसमें सबसे चीज़ पहली जो आती है वो लापरवाही आती है। नंबर 2 इसमें यह आता है कि आपने तैयारी नहीं की होती। नंबर 3 ये आपने दिल से नहीं किया होता। नंबर 4 आप मेंटली तौर पे इसके लिए तैयार नहीं होते। नंबर 5 आप मेंटली तौर पे तैयार तो थे लेकिन आपने हिम्मत नहीं जुटाई। नंबर 6 आपने सारा मामला तय कर लिया, उसके बाद आप पीछे हो गए, मुकर गए, ये आपकी नाकामी की वजह बनती है। और ये हाथ जुड़े हैं, प्लीज इस सवाल का जवाब दे दें कि इंटरव्यूज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ के दौरान कभी कभी कोई गलत सवाल भी पूछ लेते होंगे, कोई गलती हो जाती होगी, रिसर्च में कोई मिस्टेक हो जाती होगी। मैडम शेख देखें, इंसान गलती का पुतला होता है, उससे गलतियां होती रहती हैं, गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बिल्कुल परफेक्ट होता है। मुझे याद पड़ता है जब मैं डकी से इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने एक ऐसा सवाल कर लिया कि डकी का मुंह बन गया। मैंने फरते जज्बात में डकी से सवाल कर लिया कि डकी ये बताइए कि आप एक दिन में कितने अंडे दे देते हैं? अंडे? ये किस किस्म की रिसर्च है? डकी भाई अंडे क्यों देगा? देखें मैडम शेख, चैट जीपीटी पे ये सवाल आया था, मुझे शक भी पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सवाल पूछा। हो गया साहब, हो गया आज के लिए काफ़ी। मैडम शेख अभी शो ख़त्म नहीं हुआ। लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपके इल्म में नहीं थी। मैंने आपको कहा कि अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि मुझे आपका इंटरव्यू करना पड़े, लेकिन जो चीज़ मैंने आपके लिए कर दी है आपको जान के हैरत भी होगी और आपके लिए सरप्राइज़ भी होगा। ऐसा क्या कर दिया भट्टी साहब आपने? सुबह सुबह आप अपनी बेगम से लड़ पड़े, आप दोनों में नाचाकी हुई, आप नाराज़ होके इतना सा मुँह लेके सुबह सुबह बाहर निकल गए दही लेने। दही लेके आए तो दही आपने सारा पी लिया। उसके बाद आप दोबारा निकले हैं, रास्ते में आपने मुख्तलिफ़ दुकानों से शॉपिंग करने की कोशिश की, लेकिन पर्स आपकी बेगम ने छुपा लिया था। आप यूं थे उस बाज़ार में जैसे कोई फ़कीर होता है, जैसे कोई लीचड़ बंदा होता है, जैसे कोई दुनिया जहान का गरीब बंदा होता है। उसके बाद आप एक और जगह गए जहाँ पे आपने उधार गोश्त लेना था। आपने गोश्त उधार मांगा ही था कि दुकान वाले ने आपको खरी खरी सुना दी। आप इतना सा मुँह लेके और आगे चले गए, लेकिन एक जगह जहाँ आप गए थे वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो मेरा दिल किया कि मैं भाभी को फ़ोन करके बता दूं कि ये उस जगह खड़े हैं जहाँ पे खड़ा होना मना है। भट्टी साहब ये क्या बातें कर रहे हैं? नाज़रीन, ये भट्टी साहब थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, और इन्होंने आज कमाल कर दिया है, कमाल ही कर दिया। और जितने भी हमने सवाल इनसे पूछे इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के जवाब दिए। आप इनके जवाबों की वजह से हमें लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इरशाद भट्टी साहब जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े मेहमान हम बुलाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।